नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देवभूमि में भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था और सुधार के लिए विधानसभा से पारित विधेयक 2025 पर राज्यपाल की मोहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लाया गया है। अब इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की यहां पर अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत भरी चीजों पर अन्य प्रदेशों में लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन मिल पाएगी। संकल्प था, हमने वचन दिया था कि हम राज्य की जनता के सामने हमने हमेशा कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम काम करेंगे और हमने अपना जो वचन था उसको पूरा किया है, हमने आगे बढ़ाया। तो भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगा दी गई है, यानी कि सशक्त भू कानून की दिशा में सरकार का एक अहम कदम यहां पर देखने को मिल रहा है। मानकों के अनुसार ही अब जमीन मिल पाएगी। इसको लेकर ये सीएम धामी ने बड़ी बैठक में बड़ा निर्णय लिया है और ऐसे में सशक्त भू कानून लागू उत्तराखंड में हो, इसकी मांग कई सालों से लगातार यहां पर जारी रही। जब से राज्य का गठन हुआ, भू कानून की मांग के साथ अब ये बड़ा निर्णय लेते हुए सीएम धामी ने ऐलान किया है। ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में यात्रा बसों को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु के सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की व्यवस्था सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही सीएम ने यात्रा व्यवस्था समिति का भी आभार जताया। यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, और वो यात्रा जो कई दिनों की और घंटों की होती है, कई घंटों की पूरे दिन भर की यात्रा होती है, 2-2 दिन की यात्रा होती है, 3-3 दिन की यात्रा होती है, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा भाइयों बहनों कि प्रत्येक श्रद्धालु जो इस यात्रा को पूरा करके अपने घर लौटे, चारधाम यात्रा को, तो देवभूमि उत्तराखंड में जो समय उसने बिताया है वो अपने हृदय में स्वर्णिम स्मृतियां सजोकर वापस जाए। एक अच्छा अनुभव देवभूमि का और देवभूमि के लोगों का अपने साथ लेकर जाए। मैं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इतनी विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का, जैसा अभी बता रहे थे हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, उसके बावजूद भी सच में मैं तो ये कहूंगा कि किसी प्रकार की सहायता नहीं देते तो सच्चे अर्थों में आप भी चारधाम यात्रियों के भांति पुण्य के भागी बनेंगे। आपकी पूरी टीम आपको जरूर इस चारधाम यात्रा का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले श्रद्धालुओं को सकुशल यात्रा कराने में आपका बहुत विशेष सहयोग है, पूरी टीम का। मुझे बताया गया कि समिति के अंतर्गत प्रदेश की 9 परिवहन संस्थाएं आती हैं जो श्रद्धालुओं को यात्रा संपन्न कराने में अपना हर स्तर से सहयोग प्रदान करती है। मुझे जानकर अत्यंत गर्व और आश्चर्य कि ये परिवहन संस्थाएं लगभग 72 वर्षों से इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। जब बहुत कठिन स्थितियां थी, बड़े चुनौतीपूर्ण ये यात्रा होती थी, मैंने पहले कहा कि इतना सारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने के बाद भी अब भी ये यात्रा कठिन है, तो 72 वर्ष पूर्व जब ये समिति ने काम करना प्रारंभ किया होगा तो उस समय पर्वतीय मार्गों का निर्माण और विस्तार तक नहीं हुआ था। तब से लोग चारधाम यात्रा में अपना योगदान देते आ रहे हैं। ये सभी संस्थाएं सभी वाहन धारकों को समान अवसर देते हुए यात्रा के ट्रैफिक नियंत्रण में भी अपना अहम योगदान देती हैं। और मैंने इस बार हमारे सभी अधिकारियों से जो चारधाम यात्रा में मुख्य रूप से जिनका दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारी है कि लगातार
हमारे जितने हितधारक हैं, जो भी यात्रा को संपन्न कराने में अपना योगदान देते हैं, यात्रा को चलाने में योगदान देते हैं, उन सभी से लगातार संवाद स्थापित किया जाए, लगातार उनसे बातें की जाए। मैं इस अवसर पर इन सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए, जहां मैंने बताया कि हेमकुंड साहब, केदारनाथ का रोपवे, चार धाम ऑल वेदर रोड है, हमारे यहाँ की हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, अनेक काम हुए हैं। वहीं केदारनाथ का जो 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पूरा प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था और यात्रा कुछ हजारों में रह गई थी। भाइयों बहनों, जहां एक तरफ मास्टर प्लान के तहत नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य वहां संपन्न होने जा रहा है, भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है, वहीं भगवान बद्री विशाल का परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र एक नए मास्टर प्लान के तहत एक नया स्वरूप भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का होता जा रहा है। अनेक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और यात्रा उनके गुफा में प्रवास के बाद आज यात्रा की संख्या 22 लाख 25 लाख हो गई है केवल केदारनाथ जी। इतनी बड़ी संख्या, ये हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, इसलिए बाबा ने उनको अवसर दिया, बाबा ने अवसर दिया कि उनके नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य कोई और नहीं करेगा, उनका अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो, यातायात प्रबंधन हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, इसको लगातार मजबूत करने का काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जब भी कोई श्रद्धालु चार धाम यात्रा में आए तो उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो बार बार उत्तराखंड आने का मन बनाए। जब भी उनका यात्रा का प्लान बनने लगे, घर में बात होने लगे, तो उनके मन में हमेशा एक बात आनी चाहिए कि उत्तराखंड ही जाना है, उत्तराखंड के लोग इतने अच्छे हैं, उत्तराखंड के व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। अब वो केवल काम दायित्व केवल सरकार का नहीं है, सरकार एक नोडल एजेंसी जैसी है, नोडल व्यवस्था है, लेकिन चार धाम यात्रा और चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु जब अपनी यात्रा सफलतापूर्वक कर लेंगे, अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार नगर निगम भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम द्वारा बाजार भाव में अधिक दर पर जमीन खरीदे जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस सरकार का दोहरा चरित्र होने की बात यहां सामने आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन देहरादून में हुए घोटालों पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे पूरे 5,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए। देहरादून के इतिहास में स्मार्ट सिटी में बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ है। के नीचे पूरे 5 साल हजारों करोड़ लूट लिए गए। स्मार्ट सिटी से बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? देहरादून के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ ही नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ है वो अपने आप में सारे घोटालों का सरताज है और वो सरकार की नाक के नीचे हुआ है। उसका सीईओ जो था वो जिलाधिकारी था और उसका अध्यक्ष जो है वो नगर निगम का मेयर था। नगर निगम में पिछले 3 योजनाओं से और अब चौथी योजना ये हो गई है। लगातार 3 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, अब चौथी योजना में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पूरा का पूरा जो नगर निगम देहरादून का है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा है। अब नए मेयर आए हैं, वो क्या करेंगे वो तो 5 साल में पता लगेगा, लेकिन तीनों योजनाओं में जो पिछली 3 योजनाएं हैं
पूरे शहर का बेड़ा गर्क करने का काम नगर निगम ने किया है। और भ्रष्टाचार में तो मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार के कोई नगर निकाय अगर कोई ढूंढा जाएगा तो उसमें सबसे आगे देहरादून का नगर। इस मामले पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए, एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी पर प्रहार करती हुई नजर आ रही है, जहां पर ये साफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है। हरिद्वार में कार्रवाई हो जाती है, लेकिन देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उस पर अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित जिस तरह देखा जाए कि नगर निगम के बाजार भाव से अधिक जमीन खरीदने के मामले पर दोषी पाए जाने पर हरिद्वार में जिस कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर कांग्रेस लगातार जो है सरकार पर आरोप लगा रही है कि दोहरा चरित्र है। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार में कार्रवाई तो की गई, लेकिन देहरादून के घोटाले पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके नाक के नीचे से 5,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। इतिहास में स्मार्ट सिटी का बड़ा घोटाला नहीं होगा इससे बड़ा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी जो सांठगांठ है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोई ना तो मेयर के ऊपर सवाल पूछा गया, ना उस जो 5 साल में जानकारी सामने आई उसके बावजूद न किसी से सवाल पूछा गया, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई। सरकार जो है लगातार उन्हीं की थी। उन्होंने कहा कि नगर निगम में हम नए मेयर बने हैं, देखना होगा कि 5 साल में वो किस तरह करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है, देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में इन आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार किस तरह से जवाब देती है, या आने वाले वक्त में कोई कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन हरिद्वार में जो एक्शन लिया गया है, क्या वही स्थिति देहरादून में देखने को मिलेगी? इसको लेकर अब जिस तरीके से प्रहार किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ लगता है? देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब नगर निगम जो है हरिद्वार में इस तरह के मामलों पर कार्रवाई हो सकती है, तो यहाँ पर देहरादून में भी जो मामले सामने उजागर हुए, लगातार जो है कांग्रेस ने सवाल उठाए, विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था और इस तरह के मामले सामने भी आए, तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसलिए उन्होंने दोहरा चरित्र का जो है आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम हरिद्वार में कार्रवाई हो सकती है, तो देहरादून में भी इस मामले पर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को एक मिसाल पेश। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीएम धामी ने भाग लिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं कार्यशाला में सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ एक कानून लागू नहीं किया है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हमारे देश की जो 50% आबादी है, मातृशक्ति हमारी बहनें, हमारी माताएं, उसके लिए ये संपूर्ण कानून है। यानी कि 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी कानून है। क्योंकि अब यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनको बहुत सारी कुरीतियां, इसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, इन सब से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हल नहीं हो पा रहे थे, जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था, उनमें न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी, जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, आज के समय में कुछ बड़े शहरों में लिव इन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूं। यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है, परंतु ये आज के समय का सच है। और अभी तक लिव इन के संबंध में कोई कानून भी नहीं था, जिस कारण लिव इन के दौरान विशेषकर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। आपको याद होगा, दिल्ली में कुछ वर्षों पूर्व 2022 की घटना है। श्रद्धा बालकर और मेहताब नाम के उसके साथ रहने वाले मेहताब ने उस बिटिया श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 400 लीटर के फ्रिज में उसके टुकड़ों को रख दिया और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। और उसके माता पिता को जानकारी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी। लिव इन में रहते हैं और वो सोशल मीडिया के अकाउंट में भी उसके अकाउंट से लगातार बात करता रहा। भाइयों बहनों, हमने लिव इन का प्रावधान इसलिए भी किया है कि जो लिव इन में रहने वाले हैं
उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब कोई मेहताब जैसा ऐसा राक्षस हमारी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार की करतूत न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। और ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी जरूरी है। कई बार सामान्य स्थितियों में जब अच्छे संबंध होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद बढ़ता है, संबंध रहते रहते ठीक नहीं होते, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है। और एक नहीं, अभी मैं तो अभी 2 दिन पहले यही सितारगंज की घटना है। यहाँ की एक बहन जो है इस लिव इन में चली गई और अब जब खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां, उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी, सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी, उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जनसंघ के जमाने से ही हमारी वैचारिक संकल्पों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये न्याय, समानता और राष्ट्र की एकता का विषय है। हम उत्तराखंडी लोग सदैव ऐसे विषयों में सबसे आगे रहे हैं। और जब मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से ही मेरे मन में सोच थी कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्या किसी बेटी का अधिकार उसके धर्म के अनुसार तय होगा। ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन पर आते थे। आखिर कब तक इनको उत्तराधिकार मिलेगा या विवाह का न्याय अलग अलग तराजू पर तोला जाता रहेगा। और सच में ये मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न जरूर होगा कि मुझे इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिल गया, लेकिन मेरे जैसे प्रश्न आप सबके बीच में, आपके भी होंगे और यहाँ बैठे हुए लोगों के तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उनके मन में होगा। और हमने इन सवालों का जवाब सिर्फ विचार का विषय ही नहीं माना, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन संवाद और सहभागिता के माध्यम से उत्तराखंड की मिट्टी में उतारने का कार्य भी हमने किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के भीतर होने वाली लैंडस्लाइड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन भी प्रदेश के भीतर बड़ी संख्या में बढ़े हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड जोन उस जगह को कहा जाता है जहां पर अमूमन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। उत्तराखंड शासन ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उत्तराखंड में बढ़ रहे लैंडस्लाइड जोन की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जो छोटे लैंडस्लाइड जोन पर शासन स्तर पर कार्रवाई लगातार जारी है, उसे जल्द ही निराकरण भी कर दिया जाएगा। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर समय लग सकता है। लैंडस्लाइड जोन अलग अलग जनपदों में छांटे गए हैं। कुछ लोक निर्माण विभाग ने सत्यापन करा के निकाला है, कुछ हम लोगों ने निकाला था। अधिकांश में मिटिगेशन मेजर अपनाए जा रहे हैं।
जो छोटे काम थे उसमें से काफ़ी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। कुछ बड़े काम हैं जिसमें से कुछ काम 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल चलने हैं। उसमें कुछ में बजट की व्यवस्था की जा रही है, कुछ में काम वहाँ भी चल रहा है। जहाँ पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है, अगर बरसात में रास्ता वहाँ ब्लॉक होता है, तो हम लोगों की जेसीबी मशीनें और मैन पावर वहाँ पे तैनात रहेंगे। थोड़ी-सी चेंजेज़ हम लोग किए हैं कि जब रास्ता बंद होता है, तो जो लोग वहाँ फँस गए तो ठीक है, उनको तो हम जो राहत बचाव का कार्य करेंगे वो कराएँगे, उनको निकालेंगे। बाकी लोगों को वहाँ जाने से रोकने के लिए हम लोग कहीं ऐसे स्थान पे रोकेंगे लोगों को, जहाँ पे अवस्थापना की सुविधाएँ उपलब्ध हों, होटल है, दुकानें हैं, पार्किंग प्लेस है, शौचालय की सुविधा है, ताकि अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुकना पड़ता है, तो लोग बाधा रहित तरीके से वहाँ रुक सकें और जब रास्ता खुलेगा तब उनको जाने दें। इस तरह राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल नगर निगम क्षेत्र में खुले में कूड़ा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार हैं। ऐसे में मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि नगर निगम बोर्ड बैठक में मेयर निधि के माध्यम से देहरादून क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्षदों ने उनके क्षेत्र की जानकारी उनसे मंगवाई है। साथ ही जिन गलियों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहां स्ट्रीट लाइट्स लगाने के साथ कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा मेयर ने कहा है कि जो युवा नशे की लत में है और कई स्थानों पर अपना अड्डा बना चुके हैं, इसलिए वहां पर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। खुले में कूड़ा डालते हुए कोई भी मिलता है तो स्क्रीन पर उसका वीडियो दिखाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए, सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने इस विषय में कहा था चुनाव लड़ने से पहले, और अपने बोर्ड बैठक में मेयर निधि से, मेयर कोटे से, जो मेयर कोटा होता है उसके माध्यम से हम पूरे देहरादून शहर के अंदर और 5 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे हम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया है, जो कि समस्त पार्षदगणों से मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है कहीं अंधेरे कोई गली है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित पूरे देहरादून को करेंगे। जहाँ पे हमारी जो बालिका इंटर कॉलेज है और वहाँ पे छेड़खानी की घटना ना हो तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगाने वाले हैं। जहाँ पे लोग कूड़ा डालते हैं उन जगहों पे भी हम सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले हैं। और जिन जगह पे हमारे देखते हैं कि हमारे युवा कुछ नशे का सेवन जिन स्थानों पे वो कुछ ऐसे अड्डे भी बन गए हैं उन स्थानों पे, तो वहाँ पे भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा के ऐसे लोगों को जो है वहाँ पे उनको चिन्हीकरण भी होगा। और साथ साथ उनके लिए हमने आगे भी विशेष प्रकार की कार्यवाही सोची है कि कुछ स्क्रीन बड़े बड़े लगा के ऐसे लोग जो कूड़ा डाल रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। इस स्क्रीन पे उनकी सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन डॉक्टर पंकज कुमार पांडे अपने उत्तरकाशी भ्रमण पहुंचे और इस दौरान गंगोत्री धाम और मार्ग पर किए गए कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा की गई। सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि मार्ग पर सुरक्षा से संबंधित लगभग सारे कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जहां कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है उसे कार्य को तीव्रता से करते हुए पूरा कर लिया जाए। यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुगमता के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। कल मैंने ऋषिकेश से प्रारंभ किया था। बीआरओ के रोड में बीआरओ के कमांडर मेरे साथ थे, उनके ओसी भी मेरे साथ थे और हम लोगों ने पूरा वहाँ से दौरा करते हुए हम गंगोत्री धाम तक गए थे। उसमें जो उत्तरकाशी वाला पोर्शन है उसमें कुछ काम होना बचा है, उसको मैंने भारत सरकार में बात करके सैंक्शन करा दिया है और ये डायरेक्शन है कि 1 हफ्ते के अंदर वो काम शुरू होना चाहिए। जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के से जो निकलता है। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है उसमें बीआरओ ने एक रीले कर रहे हैं सड़क के ऊपर, उसमें तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर कर चुके हैं लोग। गंगनानी के पास किया उन्होंने और भटवाड़ी के पास में कुछ काम किया है। वो थोड़ा लेट है क्योंकि हम चाह रहे थे कि यात्रा शुरू होने से पहले वो काम पूरा हो। थोड़ा लेट हो गया वो काम, लेकिन हमने इनको कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें। इसके अलावा कुछ जगहों पर गड्ढे भी मिले सड़क पे, उसके लिए इनको बता दिया गया है कि ये गड्ढे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।